So in this lecture, we will study about the energy and calculations of energy for the beta oxidation of fatty acid. जैसे कि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन का मेन पर्पस जो है वो आपके पास क्या होता है, एनर्जी जनरेशन होता है। मेन एम जो है वो आपके पास क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। तो जो बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी आपके पास जो है कितनी एनर्जी रिलीज होती है उसकी कैलकुलेशन के बारे में हम इस लेक्चर में करेंगे। तो दिस इज दी वन ऑफ द एग्जांपल आपके पास जो है पाल्मिटाइल OA, मतलब पाल्मिटिक एसिड है, ठीक है। उसके एक्टिवेटेड फॉर्म आपके पास क्या है, पाल्मिटाइल CoA कोएंजाइम ए इसके साथ अटैच है फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है। तो आपके पास एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पाल्मिटिक एसिड है जो पाल्मिटाइल CoA है। As in this palmitoyl CoA is a 16 carbon fatty acid, 16 carbon fatty acid है। अच्छा, तो उसमें आपके पास क्या होता है कि as we have studied in the previous lectures about the beta oxidation process, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा कि आपके पास जो है एक पास थ्रू 4 रिएक्शंस होते हैं, उसमें से जब पास होते हैं तो दो कार्बन जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं, रिलीज होते जाते हैं इन फॉर्म ऑफ एसिटाइल CoA। एक रिएक्शन होता है, ठीक है। जब एक प्रोसेस से गुजरता है मतलब 4 रिएक्शंस होते हैं, 2 कार्बन रिलीज होते हैं, देन फिर उसके बाद एक पास थ्रू फिर आपके पास 4 एंजाइम्स एक्ट करते हैं, देन फिर 2 कार्बन रिलीज होते हैं इन फॉर्म ऑफ एसिटाइल CoA, एंड देन फिर आपके पास इसी तरह से आपके पास क्या होते हैं, 2 कार्बन जो रिलीज होते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल CoA। सो palmitoyl is 16 कार्बन, तो आपके पास क्या होते हैं, एट द एंड देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ 8 एसिटाइल CoA की प्रोडक्शन होती है। लेकिन आपके पास जो है पहले 2 कार्बन रिमूव होते हैं फर्स्ट रिएक्शन में, देन सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन एंड सिक्स्थ रिएक्शन। आपके पास 7 रिएक्शन में क्या होते हैं कि आपके पास 4 कार्बन रह जाते हैं, ठीक है, 2 and 2। तो फोर्थ जो लास्ट रिएक्शन होता है, 7th रिएक्शन, उसमें आपके पास क्या होता है, ये 4 कार्बन जो है फैटी एसिड उसकी आपके पास क्लीवेज होती है 2 एसिटाइल CoA में, ठीक है। तो आपके पास उस 4 जो है वो 2 एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए आपके पास 8 रिएक्शन नहीं होते बल्कि 7 होती है, क्योंकि 7 रिएक्शन में आपके पास जो 4 कार्बन होते हैं उसी के आपके पास क्या बन जाते हैं, 2 एसिटाइल CoA की फॉर्मेशन हो जाती है। सो कलेक्टिवली जो है यू हैव दी 8 एसिटाइल CoA, ठीक है। 16 कार्बन, तो आपके पास 8 एसिटाइल CoA की प्रोडक्शन होती है। 7 रिएक्शंस होते हैं, तो 7 रिएक्शंस में आपके पास क्या होते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास क्या होते हैं, 2 स्टेप 1 पे और स्टेप 2 पे डिहाइड्रोजनेशन के रिएक्शन होते हैं। हर एक रिएक्शन में आपके पास क्या होता है कि NADH और FADH2 की प्रोडक्शन होती है। तो आपके पास इट पास थ्रू 7 रिएक्शंस until it is completely oxidized into acetyl CoA। तो 7 रिएक्शंस में आपके पास होते हैं 7 NADH और 7 FADH2 की प्रोडक्शन होती है। So let's see for the other examples, हम बाकी examples भी देख लेते हैं। अगर फैटी एसिड है उसमें कार्बन नंबर्स वेरी करते हैं। अगर आपके पास फैटी एसिड हैविंग द 12 कार्बन, उसमें 12 कार्बन है, तो उसमें आपके पास कितने एसिटाइल CoA की प्रोडक्शन होगी व्हेन इट इज पास थ्रू अ बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में गुजरेगा तो 12 2 कार्बन एक रिएक्शन में से आपके पास क्या होंगे, 2 कार्बन रिलीज होते रहेंगे, देन नेक्स्ट में से 2, नेक्स्ट में से 2, देन आपके पास क्या होगा कि जो है अगर 12 कार्बन फैटी एसिड है इट विल गिव दी 6 एसिटाइल CoA। और जो बीटा ऑक्सीडेशन के साइकिल्स होते हैं दैट विल बी 1 लेस, ठीक है। सो कार्बन नंबर मतलब आपके पास जितने बनते हैं, जैसे आपके पास 12 बनते हैं उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। आपके पास N में जो है जब 4 कार्बन बचेंगे तो आपके पास जो है वो 2 एसिटाइल CoA की प्रोडक्शन वहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए 1 माइनस इसमें करेंगे तो आपके पास कितने साइकिल्स होंगे, 5, ठीक है। 1 इसमें से हमेशा लेस होगा जितनी एसिटाइल CoA की प्रोडक्शन होती है। तो 12 आपके पास अगर कार्बन होंगे उसमें से 6 एसिटाइल CoA की प्रोडक्शन होगी, लेकिन रिएक्शंस कितने होंगे, एक कम होगा, ठीक है। एंड में आपके पास 2 आ जाते हैं, इसलिए इट हैज नो नीड टू पास अगेन दैट 4 रिएक्शन। तो इससे आपके पास जो साइकिल्स होंगे कितने होंगे, 5 होंगे। तो इसका मतलब इस वाले अगर 12 कार्बन फैटी एसिड होगा तो इसमें आपके पास 5 NADH और 5 FADH2 की प्रोडक्शन होगी, क्योंकि एक रिएक्शन में आपके पास एक FADH और एक NADH की प्रोडक्शन होती है। इसलिए जब 5 रिएक्शंस होंगे 5 साइकिल से गुजरेगा तो आपके पास 5 NADH और 5 FADH2 की प्रोडक्शन होगी। इसी तरह से अगर 14 कार्बन फैटी एसिड है तो उसमें आपके पास क्या होंगे, डिवाइड बाई 2 कितने एसिटाइल CoA की प्रोडक्शन होगी, 7 एसिटाइल CoA की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। और कितने रिएक्शन में से पास करेंगे, क्योंकि लास्ट वाले में आपके पास 2 एसिटाइल CoA की प्रोडक्शन हो जाती है, तो इसको 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितने साइकिल्स होते हैं, 6। तो इसका मतलब
6 FADH2 की प्रोडक्शन होगी, लेकिन 7 एसिटाइल-CoA की प्रोडक्शन होगी। इसी तरह से 16 जो भी हम देख चुके हैं एसिड पाल्मिटाइल-CoA की, palmitic acid की एग्जाम्पल। इसी तरह से अगर 18 कार्बन फैटी एसिड होगा तो 18 डिवाइडेड बाई 2 इट हैज़ टू बी 9 एसिटाइल-CoA की प्रोडक्शन करेगा, और एक रिएक्शन कम होगा, ठीक है, एक इसमें कम करें तो 8 होगा, तो इट हैज़ पास थ्रू 8 साइकिल्स, जिसमें 8 FADH2 और 8 NADH की प्रोडक्शन आपके पास होगी। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ओवरऑल कैलकुलेशन जो आपके पास कितनी एनर्जी, मतलब टोटल कितनी ATP की प्रोडक्शन होगी, क्योंकि इसमें हम कह रहे हैं कि आपके पास जो इन ईच राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन आपके पास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो है FADH2 का बनता है। जब आपके पास 4 रिएक्शन हमने पढ़े थे डिहाइड्रोजनेशन के और हाइड्रेशन के, तो उसमें एक FADH2 और एक NADH जो है वो यूज होता है। तो आपको पता है कि एक FADH2 दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाते हैं और वहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, ATP की synthesis करते हैं। So 1 FADH2 it gives the synthesis of 1.5 ATP, और एक NADH जो है आपके पास जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं तो कितनी ATP की प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पे आपके पास 2.5 ATP की प्रोडक्शन करते हैं। So let's calculate the ATPs for the acetyl-CoA and for NADH and FADH के टोटल कितनी जो है आपके पास कैलकुलेशन कितने ATP की होंगी। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एंड दिस फार्मूला विल बी अप्लाइड टू अदर फैटी एसिड्स, ठीक है। यही फार्मूला आप जो है बाकी जो दूसरे फैटी एसिड होते हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उन पर भी यूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल लिया हमने पाल्मिटाइल को एक ही, मतलब पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन फैटी एसिड की हमने एग्जाम्पल लिया है कि उसमें आपके पास जो है एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी कैलकुलेशन हम उसमें करते हैं, लेकिन यही फार्मूला और यही जो मेथड है ये आप दूसरे कार्बन नंबर जो फैटी एसिड के कार्बन नंबर जो वेरी करते हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर बाय नंबर स्टेप बाय स्टेप इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो पाल्मिटाइल एसिड जो है, पाल्मिटिक एसिड जो है, उसमें आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स आपके पास कितने होंगे, जैसे 16 कार्बन है, ठीक है, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 मतलब आपके पास 8 एसिटाइल-CoA की प्रोडक्शन होगी, तो 8 में से हम 1 माइनस कर देते हैं, कितने साइकिल्स होंगे, 7, ठीक है, मतलब 16, तो हर एक साइकिल में आपके पास 2-2 कार्बन रिलीज होते जाएंगे, तो आखिर में आपके पास 4 बचता है, तो 4 में आपके पास जो है वो 2 में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, इससे आपके पास 7 साइकिल्स होते हैं। एंड वही वाला फॉर्मूला आपके पास यूज होगा, मतलब कितने नंबर ऑफ एसिटाइल-CoA 8, ठीक है, टू माइनस 1, आपके पास कितने साइकिल्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ फैटी एसिड्स 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये आपके पास ये फॉर्मूला है कि आपके पास कितने साइकिल्स होंगे इसमें, तो 16 है, द फॉर्मूला इज n डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, n डिवाइडेड बाय 2 मतलब n इज 16, कितने नंबर ऑफ फैटी एसिड्स हैं, एंड दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू द अदर फैटी एसिड, दूसरे फैटी एसिड भी हो सकता है, n इज 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास कितना होता है 8, ठीक है, n डिवाइडेड बाय 2, n इसमें आपके पास कितना है 16 है। डिफरेंट फैटी एसिड के लिए डिफरेंट हो सकता है, अगर 14 कार्बन है तो आप n की जगह 14 पुट करोगे, अगर 12 है तो आप n की जगह 12 पुट करोगे, ओके। तो 16 डिवाइड बाय 2 8, 8 माइनस 1 आपके पास कितने होंगे 7 साइकिल, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं 7 साइकिल्स हैं, तो इसका मतलब 7 साइकिल का मतलब हुआ कि इसमें आपके पास कितने NADH की प्रोडक्शन होगी 7, कितने FADH की प्रोडक्शन होगी 7, ओके। नंबर ऑफ एसिटाइल-CoA उसके लिए आपके पास कितना क्या फॉर्मूला होगा n डिवाइडेड बाय 2, मतलब n यहाँ पे आपके पास n क्या है 16 है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इस फैटी एसिड में 16 है, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 8, ठीक है, 16 में 2 8 तक 16, तो आपके पास नंबर ऑफ एसिटाइल-CoA कितने हैं 8, so this formula and this formula is a general formula, it can be applied to the other fatty acids too, ओके। तो जैसे कि 7 साइकिल्स थे तो इसका मतलब 7 NADH होंगे, तो एक NADH जो है आपके पास कितने ATP की प्रोडक्शन करते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इट गिव्स यू द प्रोडक्शन ऑफ 2.5 ATP, ठीक है, तो 2.5 एक NADH, लेकिन इसमें आपके पास कितने NADH प्रोड्यूस होते हैं 7, तो हम सिंपली क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, क्योंकि एक NADH 2.5 ATP की प्रोडक्शन करता है, तो 7 ATP 7 NADH कितनी ATP की प्रोडक्शन करेंगे हम 2.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इट विल गिव यू द 17.5 ATP प्रोडक्शन,
तो सेव फॉर द FADH2 आपके पास एक FADH जो है वो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाता है तो वहाँ पे कितने ATP की प्रोडक्शन करता है, 1.5 ATP की प्रोडक्शन करता है एक FADH। ठीक है, तो 7 FADH2 आपके पास कितनी ATP की प्रोडक्शन करेंगे, हम 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो इट गिव्स दी 10.5 ATP प्रोडक्शन। तो आपके पास 7 NADH गिव्स द टोटल जो है एक NADH से 2.5 ATP आते हैं, तो 7 NADH से कितने आएंगे, 17.5 ATP आएंगे। एक ADH से 1.5 ATP आते हैं, तो 7 से कितने आएंगे, 10.5 ATP आएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर दी एसिटाइल-CoA। जैसे हमने कहा कि कितने एसिटाइल-CoA होते हैं, 8 एसिटाइल-CoA होते हैं। तो एक एसिटाइल-CoA जब एक ट्रिप साइकिल में जाता है, एक ट्रिप साइकिल में आपके पास कितने टोटल ATP प्रोडक्शन होती है, 10 ATP। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि 10 ATP प्रोडक्शन आपके पास कैसे होती है, क्योंकि 3 NADH प्रोड्यूस होते हैं, तो 3 NADH आपके पास जो है वो कितनी ATP की प्रोडक्शन करेंगे, एक NADH 2.5 की प्रोडक्शन करते हैं, तो इट विल बी 7.5, और एक FADH2 बनता है तो आपके पास कितना हो जाता है, इट विल बी 9, और एक आपके पास क्या होता है, डायरेक्ट ATP की प्रोडक्शन होती है। तो टोटल आपके पास एक एसिटाइल-CoA जब ट्रिप साइकिल में एंटर होता है तो 10 ATP की प्रोडक्शन होती है फ्रॉम वन एसिटाइल-CoA, फ्रॉम वन ट्रिप साइकिल 10 ATP प्रोडक्शन। तो आपके पास जो है ये इस साइकिल में कितने एसिटाइल-CoA बनते हैं, 8 एसिटाइल-CoA बनते हैं। तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्योंकि एक एसिटाइल को 10 ATP की प्रोडक्शन करेगा, तो 8 एसिटाइल को कितनी ATP की प्रोडक्शन करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 80 ATP। ठीक है, तो आपके पास जो है इससे कितनी ATP की प्रोडक्शन होगी, 80 ATP की प्रोडक्शन होगी। नाउ अब हम क्या करते हैं कि आपके पास जो एनर्जी इसमें से रिलीज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस palmitoyl-CoA या palmitic एसिड की जब ऑक्सीडेशन होती है 16 कार्बन, तो आपके पास यही एनर्जी कैरियर्स हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक NADH था, FADH2 था और एसिटाइल-CoA था। तो उसकी कैलकुलेशन हमने कर ली। अब हम ऐसे करते हैं, इनको हम कलेक्ट कर देते हैं, हम कलेक्टिवली देखते हैं कि कितनी एनर्जी, because the oxidation of these fatty acids provides a lot of energy, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसको प्लस कर देते हैं 17.5, 10.5 और 80 को। ठीक है, तो लेट्स टोटल हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 17.5, ठीक है, जो आपके पास NADH2 से आया था, 7 NADH और कलेक्टिवली, एंड 7 FADH2 कलेक्टिवली, एंड 8 एसिटाइल-CoA कलेक्टिवली। तो आपके पास इन सबको अगर हम प्लस करते हैं 17.5 को, 10.5 को, 80 को, तो ये आपके पास कितने बनते हैं, 180। तो इट्स लॉट ऑफ ATP। ठीक है, जो हमने ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोज पढ़ा था, तो ग्लूकोज आपके पास इतनी ATP नहीं प्रोवाइड करते, 36 to 38 इतनी ATP प्रोवाइड करता है। बट इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपके पास जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं, इट इज अ लॉट ऑफ एनर्जी, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपके पास 100 ATP, 108 ATP जो है आपके पास प्रोडक्शन हुई है। अब जैसे कि हमने कहा था कि जब आपके पास ये जो पाल्मिटिक एसिड है उसकी जब एक्टिवेशन होती है palmitoyl-CoA में, ठीक है, जब कोई की अटैचमेंट होती है, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड बनता है, तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है कि 2 ATP जो है वो यूटिलाइज होती है। एक ATP आपके पास साइटोसोल में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जब palmitate-CoA के साथ अटैच होगा और palmitoyl-CoA बनता है, एक ATP वहाँ पे यूज होती है एक्टिवेशन में, और फिर दूसरा जब आपके पास ट्रांसपोर्ट हो जाता है कार्निटीन ट्रांसपोर्टर के थ्रू, कार्निटीन स्पेशल ट्रांसपोर्टर के थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अगेन वो आपके पास कोए के साथ माइटोकॉन्ड्रियल जो कोएंजाइम ए है उसके साथ उसकी अटैचमेंट होती है, तो वहाँ पे भी आपके पास क्या होता है, ATP रिक्वायर्ड होता है। तो एक ATP उसको जो है साइटोप्लाज्म में रिक्वायर्ड होता है एक्टिवेशन के लिए, और एक ATP उसको जो है दोबारा से कोए के अटैचमेंट के लिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है वहाँ पे उसको ATP रिक्वायर्ड होती है। तो 2 ATP जो है हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो आपके पास फैटी एसिड के एक्टिवेशन में यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, तो जब हम उसमें से 2 ATP को माइनस कर देंगे तो 108 माइनस 2 आपके पास कितने होंगे, 106। तो टोटल यील्ड जो आपके पास टोटल जो ATP प्रोडक्शन होती है फ्रॉम द 16 कार्बन palmitoyl या palmitic एसिड आपके पास कितने हैं, 106 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP।